अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर खतरनाक मोड़ लेता दिख रहा है, जहां रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएस सेंट्रल कमांड ने मिडल ईस्ट में अपने बेहद एडवांस्ड डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइल को तैनात करने की मांग की है। कहा जा रहा है कि ये मिसाइल इतनी तेज़ है कि दुश्मन की एयर डिफेंस सिस्टम को पार करके सीधे अंदर तक हमला कर सकती है और इसकी रेंज करीब 2700 किलोमीटर से ज़्यादा बताई जा रही है। ये फैसला उस वक्त सामने आया है जब खुफिया जानकारी में ये पता चला है कि ईरान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर ऐसी जगह शिफ्ट कर दिए हैं जहां अमेरिका की मौजूदा प्रिसिशन स्ट्राइक मिसाइल पहुंच ही नहीं पा रही हैं। ऐसे में अगर इस नए मिसाइल की मंजूरी मिलती है तो ये पहली बार होगा जब अमेरिका इस सीक्रेट हथियार को असली ऑपरेशन में इस्तेमाल करेगा। उधर डोनाल्ड ट्रंप को भी लगातार नई एयर स्ट्राइक प्लानिंग पर ब्रीफ किया जा रहा है और रिपोर्ट्स के मुताबिक छोटे लेकिन बेहद ताकतवर हमलों की तैयारी चल रही है जो ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना सकते हैं। बताया ये भी जा रहा है कि शांति वार्ता फिलहाल अभी ठप पड़ चुकी है और इसी वजह से हालात और ज़्यादा बिगड़ रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अमेरिका सच में इस खतरनाक हाइपरसोनिक हथियार को इस्तेमाल करेगा या फिर आखिरी वक्त पर कोई कूटनीतिक रास्ता निकालेगा, क्योंकि अगर ये मिसाइल मैदान में उतरती है तो मिडल ईस्ट का पूरा संतुलन बदल सकता है। तुर्की और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव के बीच एक दिलचस्प लेकिन संवेदनशील मामला सामने आया है, जहां एक तुर्की इजरायली नागरिक जैसिका बचार को हिरासत से रिहा कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि उसे इस्तांबुल में उस वक्त गिरफ्तार किया गया था जब वह अपने परिवार से मिलने आई थी और उस पर आरोप ये लगा कि उसने इजरायली सेना में सेवा दी है। ये मामला उस समय और गर्मा गया जब तुर्की के प्रो पैलेस्टाइन ग्रुप्स ने उसके खिलाफ अभियान चलाया और सोशल मीडिया पर उसकी सैन्य वर्दी वाली तस्वीरें शेयर की। रिपोर्ट्स के मुताबिक जैसे ही इजराइल को इस गिरफ्तारी की जानकारी मिली तो इजराइल के विदेश मंत्री गिदियन सार ने भारी दबाव बनाया और अमेरिका से भी बीच में हस्तक्षेप कराया। इसके बाद एक गुप्त ऑपरेशन के जरिए उसे रिहा कराकर वापस इजराइल ले जाया गया। आंकड़ों के मुताबिक उस समय करीब 112 तुर्की इजरायली नागरिक इजरायली सेना में सेवा दे रहे हैं। वहीं तुर्की के कानून के तहत बिना सरकारी अनुमति किसी विदेशी सेना में सेवा देना पूरी तरीके से अपराध है और इसके लिए जेल की सज़ा भी हो सकती है। इस पूरे मामले ने दोनों देशों के रिश्तों में पहले से चल रही तल्खी को और ज़्यादा बढ़ा दिया है, क्योंकि 2010 के मावी मरमरा हमले से लेकर हालिया गजा युद्ध तक तुर्की लगातार इजराइल की नीतियों की आलोचना करता रहा है। वहीं हाल ही में नफ्ताली बेनेट ने तुर्की को अगला ईरान तक कह दिया था, जिससे बयानबाजी और तेज़ हो गई। अब सवाल यही है कि क्या ये मामला सिर्फ नागरिक की गिरफ्तारी तक सीमित रहेगा या फिर ये तुर्की और इजराइल के बीच रिश्तों को और ज़्यादा ख़राब कर सकता है, क्योंकि जिस तरीके से दोनों देशों के बीच राजनीतिक और कूटनीतिक टकराव बढ़ रहे हैं उससे आने वाले समय में हालात और ज़्यादा बिगड़ने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। दुनिया की नज़र इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हार्मोन्स पर चल रहे तनाव और अमेरिकी नाकेबंदी पर टिकी हुई है, लेकिन इसी बीच एक और बड़ी कहानी अंदर ही अंदर तैयार हो रही है, जहां तुर्की अपने नेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर मुगेम को तेज़ी से बना रहा है। तुर्की की नौसेना के कमांडर एरक्यूमेंट तातलियोग्लू ने बताया कि ये जहाज़ अगले साल के आखिर तक तैयार हो सकता है और इसकी स्पीड देखकर एक्सपर्ट्स भी हैरान हैं, क्योंकि इसका ढांचा तय समय से पहले ही पूरा होने की उम्मीद है। ये जहाज़ करीब 60,000 टन वज़न का होगा और इसकी लंबाई 285 मीटर होगी, यानी ये चार्ल्स डी गॉल एयरक्राफ्ट कैरियर से भी बड़ा होगा, जो अब तक मेडिटेरेनियन का सबसे ताकतवर जहाज़ माना जा रहा है। इस पर करीब 60 एयरक्राफ्ट तैनात किए जा सकेंगे, जिसमें ड्रोन और फाइटर जेट दोनों शामिल होंगे। दरअसल ये प्रोजेक्ट 2025 में रेसिप तैयब एर्दोगन की मौजूदगी में लॉन्च हुआ था और अब इसे तुर्की की बढ़ती सैन्य ताकत का बड़ा संकेत माना जा रहा है। ख़ास बात यह है कि इजराइल और तुर्की के बीच हाल के दिनों में बयानबाजी काफ़ी तेज़ हो गई है। यहाँ तक कि इजरायली नेता नफ्ताली बेनेट ने तुर्की को अगला ईरान तक बोल दिया है, जिससे तनाव और ज़्यादा
बढ़ गया है। उधर एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि ग्रीस और साइप्रस के साथ इसराइल की बढ़ती नज़दीकी ने तुर्की को समुद्री ताकत बढ़ाने पर मजबूत कर दिया है, क्योंकि पूर्वी मेडिटेरियन में तुर्की खुद को थोड़ा अलग थलग महसूस कर रहा है। यही वजह है कि वे न सिर्फ एयरक्राफ्ट कैरियर बल्कि ड्रोन, एयर डिफेंस सिस्टम और नए फाइटर जेट्स जैसे कान प्रोजेक्ट्स पर भी तेज़ी से काम कर रहा है। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स ये भी चेतावनी दे रहे हैं कि इतने बड़े जहाज़ आज के दौर में ड्रोन और मिसाइल के सामने कमज़ोर भी बढ़ सकते हैं, जैसा कि हाल की जंगों में देखा गया है। फिर भी तुर्की इसे अपनी स्ट्रेटेजिक ताकत और इंटरनेशनल पावर बढ़ाने के लिए ज़रूरी कदम मान रहा है। अब सवाल यही है कि क्या ये नया एयरक्राफ्ट कैरियर सिर्फ सुरक्षा के लिए तैयार किया जा रहा है या फिर आने वाले समय में ये पूरे क्षेत्र में ताकत का एक नया संतुलन बदलने वाला है। क्योंकि अगर ये पूरी तरह ऑपरेशनल हो गया तो मेडिटेरियन की सियासत में बड़ा बदलाव देखना तय माना जा रहा है। अमेरिका की राजनीति और ईरान जंग को लेकर वॉशिंगटन में एक बड़ा टकराव देखने को मिल रहा है, जहां पीट हेग्सेथ और डेमोक्रेटिक सांसदों के बीच लगातार दूसरे दिन भी तीखी बहस हुई है। हेग्सेथ ने साफ कहा है कि ईरान के खिलाफ चल रही जंग ज़रूरी थी और डोनाल्ड ट्रंप ने हिम्मत दिखाते हुए ये कदम उठाया ताकि ईरान कभी न्यूक्लियर हथियार हासिल न कर सके। लेकिन दूसरी तरफ डेमोक्रेट नेताओं ने इस दावे को खारिज करते हुए आरोप ये लगाया है कि ये जंग बिना किसी पक्के सबूत और बिना साफ रणनीति के शुरू की गई। सीनेट आर्म्ड सर्विसेज कमेटी में डेमोक्रेट नेता जैक रीड ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि इस जंग की वजह से अमेरिका की रणनीतिक स्थिति और ख़राब हो गई है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पूरी तरीके से बंद हो चुका है। 13 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई है और कई इसमें घायल भी हुए हैं। वहीं रिपब्लिकन पक्ष से रोजर विकर ने ट्रंप का बचाव करते हुए कहा है कि यह कदम अमेरिका की सुरक्षा के लिए बेहद ज़रूरी था और 2027 का रक्षा बजट करीब $1.5 ट्रिलियन तक बढ़ाने का प्रस्ताव भी इस रणनीति का एक हिस्सा है। इस सुनवाई के दौरान अमेरिकी सेना के प्रमुख डैन कैन ने भी ड्रोन, मिसाइल डिफेंस और नए युद्धपोतों की ज़रूरत पर जोर दिया है। लेकिन इस पूरे विवाद के बीच एक और बड़ा मुद्दा सामने आ गया है, जहां ट्रंप ने जर्मनी में तैनात अमेरिकी सैनिकों को कम करने का संकेत दे दिया है, जिससे नाटो सहयोगियों के बीच भी चिंता बढ़ गई है। कुल मिलाकर अब ये बहस सिर्फ ईरान जंग तक सीमित नहीं रही है, बल्कि अमेरिका की सैन्य रणनीति, बजट और वैश्विक भूमिका पर भी बड़ा सवाल खड़ा कर रही है, क्योंकि आखिर ये रास्ता दुनिया को किस दिशा में लेकर जाएगा। एथेंस से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां इजराइल ने गज़ा की तरफ जा रहे कुछ जो राहत पहुंचाने वाले जहाज़ थे उनको समुद्र में ही रोक दिया है। और ये घटना ग्रीस के पास इंटरनेशनल वाटर में हुई है। बताया ये जा रहा है कि ये जहाज़ ग्लोबल समुद्र फ्लोटिलिया का एक हिस्सा थे, जो गज़ा के लोगों के लिए इंसानी मदद लेकर जा रहे थे और 12 अप्रैल को बार्सिलोना से रवाना हुए थे। लेकिन जैसे ही ये जहाज़ ग्रीस के करीब पहुंचे तभी गिदियन सार ने साफ कहा कि इजराइल किसी भी हालत में गज़ा की नेवल ब्लॉकेड को तोड़ने नहीं देगा और उसने इन जहाज़ों को रोक दिया। वहीं फ्लोटिलिया के आयोजकों ने इसे सीधा साधा समुद्र में डकैती बताया है और कहा है कि इंटरनेशनल वाटर में किसी देश को ऐसी कार्रवाई का हक नहीं है। उनका कहना है कि इजराइल अपनी ताकत का इस्तेमाल करके समुद्र में भी कंट्रोल दिखा रहा है। उधर जर्मनी और इटली ने भी इस पूरे मामले पर चिंता जताई है और हालात पर नज़र बनाए हुए हैं। फिलहाल ये मामला सिर्फ एक जहाज़ रोकने का नहीं है, बल्कि अब एक बड़े इंटरनेशनल विवाद की तरफ बढ़ता नज़र आ रहा है, जहां एक तरफ इजराइल अपनी सुरक्षा और कानून की बात कर रहा है तो दूसरी तरफ मानवाधिकार और राहत मिशन से जुड़े लोग इसे गलत ठहरा रहे हैं। और अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या गज़ा तक मदद पहुंचाना भी एक सियासी जंग बन चुका है या फिर आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर और बड़ा टकराव